हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं को लेकर अक्सर यहाँ पे वीडियो को लेकर आया जाता है। उन्हीं टॉपिकों से यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है जिन टॉपिकों को एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उन टॉपिकों को आपको समझने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो है, जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उस टॉपिक को आपको आसानी भाषा से, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको वो टॉपिक जो है समझाया जाए। और जो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई ट्रिक अगर काम कर रही है तो उस ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाया जाए, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएँ। और इसी के क्रम में जो है आज का हमारा वीडियो जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि फाइयान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है कई सारे चीनी यात्रियों ने यात्रा की थी। उन्हीं के संदर्भ में जो है आज हम फाइयान की यात्रा विवरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सभी को पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए यूजीसी नेट हुआ या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या पीसीएस एग्ज़ाम या अदर ग्रुप डी ग्रुप सी टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया अंत तक, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो है इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन आंसर का भी हमने यहाँ पे स्लाइड जोड़ा है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन आंसर अगर आपके सॉल्व हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक के अंदर आपका कोई कन्फ्यूजन बचने वाला है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको वीडियो को जो है आपको बिल्कुल भी पुश या स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो अगर आपने इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिया तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस टॉपिक पे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए हमारे टॉपिक के ऊपर, और जहां हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे टॉपिक का नाम, कि आज जो है हम फाइयान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसकी पुस्तक का नाम भी आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि इसकी जो भी यात्रा विवरण है, इसकी जो पुस्तक है फो क्यू किम के अंदर जो है इसने अपना पूरा यात्रा विवरण इसमें लिखा है। तो अगर आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई फाइयान की पुस्तक का नाम क्या है, तो फो क्यो की। तो इस तरीके से ये जो चीनी भाषा की पुस्तक है, और इस तरीके से आपको याद रखना है कि फो क्यो की किसकी पुस्तक है, फाइयान की पुस्तक है। और उसी के अंदर क्या क्या विवरण दिया उसके बारे में हम आज बहुत ही सरल भाषा में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, इसको अंत तक ज़रूर देखना है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैनल की तरफ, जहाँ पे हम इसके ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो पिक लगी हुई है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो है फाइयान की पिक है। तो दोस्तों, आप सभी ये पिक को देखकर आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये जो चीनी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ी इंसान रहते थे। तो ये जो आपको लग रहा है कि आज वर्तमान में भी चीन के अंदर कई सारी चीज़ें जुगाड़ से बनाई जाती है, तो ये जो दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी टाइम से इनकी कलाकारी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो है चीनी यात्री फाइयान जो आया था, ये भी अपने साथ बहुत सारी जुगाड़ की चीज़ें लेकर आया था। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये एक पूरा बॉक्स लेके आया है साथ में, उसके अंदर ही उसके पूरे सामान वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुरापाती माइंड के जो है चीनी लोग हैं, प्राचीन काल से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ताकि जो है वर्तमान के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है कि चीन के अंदर कई सारी चीज़ें जुगाड़ की बनाई जाती है, हम देखते हैं कि कोई सा कबर्ड बनाता है, कोई से बेड बनाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है प्राचीन काल से ही वहाँ के लोग ये अपना दिमाग इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो ये जो है फाइयान है, और ये फाइयान की पेंटिंग है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम फाइयान के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि फाइयान का जो है मूल नाम क्या था। तो फाइयान का मूल नाम आपको सभी को पता है कि कुंड नाम से जो है फाइयान का मूल नाम था। और इसको जन्म जो है वू यांग नाम के जो जगह थी, वू यांग वू यांग नाम से एक जगह थी वहाँ पे चीन के अंदर, तो वहाँ पे इसका जो है जन्म हुआ था।
और इसकी जो पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक के बारे में हमने चर्चा कर ली, फोक्यो की। और ये फोक्यो की को अगर देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि फाइयान की पुस्तक का नाम क्या है, फोक्यो की, और अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया कि फोक्यो की किसका ग्रंथ है, तो फाइयान का ग्रंथ है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और इसकी जो भाषा कौन सी थी, चीनी भाषा में इसने लिखी थी। तो दोस्तों ये चीनी भाषा में तो लिखी थी, मगर चीनी भाषा में से इसका अनुवाद किस किसने किया है, तो फाइयान की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद अगर आपसे पूछ ले तो फाइयान का जो है अंग्रेजी अनुवाद, फाइयान की पुस्तक जो फोक्यो की उसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया। और इसके साथ एक और जो व्यक्ति जुड़े हुए गाइल नाम से, उनका भी नाम जो है इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो आपको जो है जेम्स लेगे को याद रखना है। जेम्स लेगे जो है इन्होंने फाइयान की पुस्तक जो फोक्यो की है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस तरीके से आपकी ये वाला कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फाइयान जो है भारत में किस मार्ग से भारत में आया था, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो फाइयान जो है भारत के अंदर, दोस्तों अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो फाइयान जो है, जैसे कि ये हमारा कश्मीर वाला एरिया है और जो है ये भारत का मैप समझ लीजिए आप। तो फाइयान जो है उत्तर पश्चिमी मार्ग से आया था। तो इस तरीके से जैसे कि ये चीन वाला एरिया है, तो यहाँ से चल के ये उत्तर पश्चिमी वाले मार्ग से भारत के अंदर आया था। इस तरीके से आया है। और जब इस ये प्रस्थान करता है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है अपना ये बंगाल के अंदर बंदरगाह, यहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा यात्रा विवरण है। तो इस तरीके से ये आया है चल के निकल के, उत्तर पश्चिमी मार्ग से आया है और जल मार्ग से होते हुए चला गया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइयान जो है कौन सा यात्री जो है स्थल मार्ग से आया है और जल मार्ग से गया है। तो ये जो है फाइयान के बारे में ही है कि ये स्थल मार्ग से तो आया था उत्तर पश्चिमी मार्ग से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से यह चला गया था। इस तरीके से इसका यात्रा विवरण रहा है और इसको हम आगे मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फाइयान जब चीन से भारत आया था तो तब इसकी उम्र जो है, तब इसकी उम्र 60 वर्ष थी। इस पर कुछ मिस्टेक हुई है। तो इसकी जो है 60 वर्ष की उम्र से ये चीन से चला था। और जब ये वापस से जब अपनी यात्रा पूरी करके गया तो ये 70 वर्ष की उम्र में ये वापस से पूछा। तो कुल मिला के ये जो है 17 वर्ष की इसने यात्रा की, जिसके अंदर जो है 14 वर्ष की यात्रा जो है भारत के अंदर बिताई थी और 3 साल जो है अलग ये श्रीलंका और ये जो कम्बोडिया वम्बोडिया जो अदर जो स्टेट है वहाँ पे इसने यात्रा की थी। तो जो है भारत के अंदर इसने 14 वर्ष बिताए थे और श्रीलंका है, मलाया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे इसने 3 वर्ष जो है वहाँ पे बिताए थे। इस तरीके से 14 वर्ष की यात्रा इसने की थी। 60 वर्ष की उम्र में ये आया था भारत में और 77 वर्ष की उम्र में ये वापस से चीन पहुँचा था। इस तरीके से हमारी पहला जो है उसका सामान्य परिचय हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भारत आया था तो इसने जो है क्या क्या विवरण दिए। और कई बार जो है क्वेश्चन से यही पूछा जाता है कि फाइयान के अनुसार या इस टाइप का विवरण किसने दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंदर सर्वप्रथम चांडाल वर्ग का विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया, तो हमको क्या याद रखना है, फाइयान ने जो है सबसे पहले चांडाल वर्ग के बारे में बताया। हालांकि विदेशी यात्री इससे पहले और भी कई सारे आए हैं भारत के अंदर, मेगस्तीनी आया है और भी कई सारे जो क्लासिकल जो है विद्वान वो लोग भी आए हैं, एरियन वगैरह, इन सब चीज़ लोगों ने भी विवरण दिए अलग अलग। मगर जो है चांडाल के बारे में सबसे पहला जो विवरण दिया है फाइयान ने दिया है। एक तो चांडाल के बारे में दिया है, इसी तरीके से कोड़ियों के बारे में भी उल्लेख जो है फाइयान ने सबसे पहले दिया है। पूछा जाए कि कोड़ियों के बारे में सबसे पहला उल्लेख किसने किया है, तो फाइयान ने किया है। इसके बाद निःशुल्क चिकित्सालयों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है कि फाइयान ने जो है भारत के अंदर निःशुल्क चिकित्सालय, जैसे कि हम वर्तमान के अंदर देख रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या और भी प्राइवेट सेक्टर से जो है फ्री में इलाज करवाया जाता है, उस टाइप की चीज़ें जो है प्राचीन काल में भी देखने को मिलती है। तो उसके बारे में जो है फाइयान ने उल्लेख किया है, क्योंकि ये लोग जहाँ से आए थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको देखने को नहीं मिलती। जैसे इनको नई नई चीज़ें दिखाई देती है, उन सब के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। तो दोस्तों इन्होंने एक तो चांडाल वर्ग के बारे में उल्लेख किया, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी जो समाज की जो व्यवस्था थी 4 वर्गों के अंदर विभाजित थी। एक तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चांडाल वर्ग जो है 5वें वर्ग के अंदर आता है। तो ये इनकी जो कैटेगरी थी ये शूद्र से भी नीचे की थी। इस तरीके से इन्होंने कोड़ियों के बारे में उल्लेख किया है। इसके बाद जो है निःशुल्क चिकित्सालयों के बारे में उल्लेख किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने और क्या बोला है कि फाइयान ने पाटलिपुत्र में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति, पाटलिपुत्र खोतान के अंदर है, पाटलिपुत्र और खोतान के अंदर
दो जगह पे इन्होंने देखा था। तो दो खोतान साइट टाइप नहीं हो पाया है। तो पाटलिपुत्र और खोतान के अंदर बोधिसत्व की मूर्तियों का जो है जुलूस का उल्लेख किया है इन्होंने। बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्ति है उनका जुलूस के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाहियान ने जो है किस किस स्थानों के ऊपर जो है बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के जुलूस का उल्लेख किया है, तो आपको याद रखना है खोतान और पाटलिपुत्र। खोतान जो है हमारा जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ पे ये खोतान कासगढ़ उस साइड ये देखने को मिलता है। और पाटलिपुत्र जो है हमारा मगध वाले एरिया जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत के अंदर जो है इसकी यात्रा कितने वर्ष की थी? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर जो है इसकी 14 वर्ष इसने यात्रा की थी। और अपनी यात्रा विवरण हमने जैसे बताया था कि इसने यात्रा जो है 399 से लेकर 414 ईस्वी तक की थी। तो जिस समय इसने यात्रा की थी उस समय का इस जो शासक थे, गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब ये भारत के अंदर जब ये यात्रा कर रहा था तो इसने सिर्फ अपने मतलब की चीज़ों को ही इसने ध्यान दिया। इसे राजनीति से और दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इसने जो भी पूरा अपना इंटरेस्ट लगाया पूरे बौद्ध तीर्थों से, बौद्ध स्थानों से, बौद्ध ग्रंथों से, इन सब चीज़ों का जो है अपने माइंड सेट करके आया था। और उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इसने ज़्यादातर ध्यान दिया है। उसे राजनीति और ये शासक वर्ग से इसे कोई मतलब नहीं था। तो इसने अपने जो भी यात्रा विवरण दिया उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। और दोस्तों इसने जो है मध्य देश के बारे में जो सुख समृद्धि थी, जो मध्य देश था, मध्य प्रदेश वाला एरिया, उसकी सुख समृद्धि के बारे में भी इसने बताया है। अब दोस्तों इसने जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा वर्ड कटा हुआ है, तो कितने वर्ष जो है इसने पाटलिपुत्र के अंदर रहकर संस्कृत को सीखा था? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ 3 वर्ष, 3 वर्ष पाटलिपुत्र के अंदर रहकर इसने संस्कृत को सीखा था। तो संस्कृत सीखने के लिए इसने पाटलिपुत्र रुका। अब पाटलिपुत्र के अंदर संस्कृत क्यों सीखा? क्योंकि बौद्ध ग्रंथों को इसको पढ़ने के लिए इसको संस्कृत सीखने की ज़रूरत पड़ी थी। मगर दोस्तों मज़े की बात यह है कि इसने संस्कृत तो सीख ली है। अब संस्कृत सीखने के बाद इसको बौद्ध ग्रंथ को अनुवाद करना है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ को अनुवाद करने के लिए इतना वीआईपी इंसान था कि इसने वहाँ का एटमोसफेयर इसको नहीं अच्छा लगा, पाटलिपुत्र वाला एरिया। तो इसने अच्छा सा एरिया देखा कि यार कहाँ पे बैठ के हमको बौद्ध ग्रंथों को ट्रांसलेट करना चाहिए। तो इसको जो है ताम्रलिप्ति वाली एरिया अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे हरियाली वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे बैठ के इसने 2 वर्ष के अंदर इसने पूरे बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई फोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी का तो कोई सिस्टम नहीं था, तो इसने जो है पूरे बौद्ध ग्रंथों की जो प्रतिलिपियाँ तैयार की। तो दोस्तों इसने 3 वर्ष रह के कहाँ पे पाटलिपुत्र के अंदर तो इसने संस्कृत को सीखा। फिर उसको वहाँ पे ये पूरा माहौल नहीं जमा कि यार यहाँ पे बैठने में मज़ा नहीं आएगा और यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे ना थोड़ी हरियाली वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो कहाँ चलना चाहिए कि बंगाल के अंदर चलना चाहिए, ताम्रलिप्ति में। तो ताम्रलिप्ति में बैठ के इसने 2 साल तक बैठ के वहाँ पे प्रतिलिपियाँ तैयार की। तो दोस्तों ये वाला कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है कि 3 साल में रह के तो इसने पाटलिपुत्र के अंदर संस्कृत सीखी और 2 वर्ष रह के ताम्रलिप्ति के अंदर रह के इसने पूरी प्रतिलिपियाँ तैयार की। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए कि इसने प्रतिलिपियाँ कहाँ पे बैठ के तैयार की, तो जहाँ पे इसको हरियाली मिली, जहाँ पे इसको अच्छा एटमोसफेयर मिला वहीं पे बैठ के इसने पूरा अपना जो है प्रतिलिपियाँ तैयार की। और संस्कृत कहाँ पे सीखी? इसने पाटलिपुत्र के अंदर रह के इसने संस्कृत को सीखा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या क्या उल्लेख है और क्या क्या इससे संबंधित जो भी जानकारी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फाहियान का जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसने दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की थी। तो दोस्तों सबसे ये जो है इसने दक्षिण भारत की यात्रा तो नहीं की थी, मगर इसने जो है एक स्थान के बारे में जो है कबूतर मठ, दक्कन के अंदर जो है कबूतर मठ था उसके बारे में इसने उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये वाली जो बात जो बोली है इसने सुनी सुनाई बात के ऊपर इसने बोला है। तो दक्कन के अंदर जो कबूतर मठ था उसके बारे में इसने सुनी सुनाई बात के ऊपर इसने उल्लेख किया है। बाकी इसने दक्षिण के अंदर जो यात्रा की थी इसका कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, फाहियान ने जो दक्षिण की यात्रा नहीं की थी। मगर इसके बाद जो ह्वेनसांग जो आएगा उसने दक्षिण की यात्रा की थी, क्योंकि उसने जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के टाइम पे इसने जो यात्रा की थी। तो फाहियान ने तो नहीं की थी, मगर इसके बाद जो आने वाला यात्री है ह्वेनसांग उसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो है इसने मध्य देश को जो है ब्राह्मणों का देश बताया है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मध्य देश को तो है जो इसने ब्राह्मणों का देश बताया है। और इसने मध्य देश के बारे में जो सुख समृद्धि थी उसके बारे में उल्लेख किया है। और आपसे पूछा जाए कि कौन से देश को इसने ब्राह्मणों का देश बताया, तो मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है। और मध्य देश की सुख समृद्धि के बारे में इसने बताया है कि यहाँ के लोग जो है सुख समृद्ध और सुखी थे और लोगों को ना तो मकानों की रजिस्ट्री कराते हैं और ना ही न्यायालयों के समक्ष जाते हैं। मतलब यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल था, कोई बेईमानी चोरी टाइप का कोई भी या
जो भ्रष्टाचार था उस टाइप का कोई भी नहीं था, और कोई भी अत्याचार या कोई भी जो है अन्याय का काम नहीं होता था जो न्यायालय में जाना पड़े, मतलब कोई भी क्राइम वगैरह नहीं होता था। पूरा साइलेंट माहौल था मध्य देश का। और उसने जो बोला है कि दंड दंड विधान जो बताया, क्योंकि ये गुप्त काल के टाइम पे आया था, तो आप सभी को पता है गुप्त काल के अंदर जो है दंड विधान बिल्कुल कोमल और मुलायम था। तो कोमल जो है दंड विधान की बात करता है और कहता है कि मृत्यु दंड ये के बिना यहाँ पे राजा शासन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में जब मेगास्थनीज आया था तो उस टाइम पे जो है दंड विधान काफ़ी कठोर थे, और जो है गुप्त काल के अंदर आते आते दंड विधान जो है काफ़ी कोमल हो चुके थे। तो दो यहाँ पे जो है मृत्यु दंड का कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, इसके बारे में इसने जो है उल्लेख किया है। और यहाँ पे जो है इसने बताया कि बिना मृत्यु दंड के जो है यहाँ पे शासन करते हैं यहाँ के शासक। तो इस तरीके से जो है ये वाली स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या क्या इसने उल्लेख किया है। तो भारत में जो है क्रय विक्रय के लिए जो है कौड़ियों का प्रयोग किया। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि कौड़ियों के बारे में जो है इन्होंने उल्लेख किया है। जो है सबसे पहले जो कौड़ियों के बारे में उल्लेख करने वाला कोई यात्री है, विदेशी यात्री, तो वो फाइयान है। और इन्हें जो है कौड़ियों को जो है गुर्जर प्रतिहार लेखों के बारे में जो है हमको देखने को मिलता है कि कर्पदक शब्द कौड़ियों के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौड़ियों को जो है कर्पदक किसके अभिलेखों में या किसके लेखों में कहा गया है। अगर आपको ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन, उसमें दे देगा गुर्जर प्रतिहार, तो आपको गुर्जर प्रतिहार को राइट करना है। तो इस तरीके से कौड़ियों के बारे में इन्होंने जो है उल्लेख किया है। इसके बारे में जो है उन्होंने गया और कपिल वस्तु के बारे में बताया कि गया और कपिल वस्तु जो है नगर उजड़ चुके थे। तो दोस्तों जब ये फाइयान जब भारत आया था तो इसने जो है कई सारे नगरों की यात्रा की थी, क्योंकि इसको जो है बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव था, और बौद्ध भिक्षु के संबंध में या बौद्ध भिक्षु बनने के लिए या बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करने के लिए और बौद्ध जो है तीर्थ स्थलों की इसने यात्रा करने के लिए जो भारत आया था। तो इसने जो है लुम्बिनी, बोध गया, संकीसा, श्रावस्ती और कपिल वस्तु, पाटलिपुत्र, मगध, इन सभी जो है सारनाथ वगैरह इन सब की यात्रा की थी। मगर इसने जो है बताया है कि गया और कपिल वस्तु जो है पूरी तरह से जो है इनके बौद्ध विहार उजड़ चुके हैं। तो इसके बारे में इसने बताया है। बाकी जो है इससे पहले जो है बौद्ध धर्म काफ़ी समृद्ध था, मगर गुप्त काल के आते आते जो है ये जो यहाँ का वैभव खत्म हो चुका था। इसके बारे में इसने ये उल्लेख किया। कहने का मतलब ये है कि गुप्त काल के आते आते जो है बौद्ध धर्म का जो है वैभव खत्म हो चुका था। इस तरीके से इसने ये उल्लेख किया। इसके बाद जो है अशोक स्तंभों के बारे में जो है इसने 6 स्तंभों के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि फाइयान ने कितने स्तंभों के बारे में उल्लेख किया, कि 6 स्तंभों के बारे में उल्लेख किया। क्योंकि आज जो है वर्तमान में तो कई सारे स्तंभ देखने को मिल जाते हैं, मगर उस टाइम पे जो है स्तंभ जो है गायब थे या कहीं पे दबे हुए थे, इस टाइप से स्तंभ जो है दिखाई नहीं देते थे। तो उस टाइम पे इसको जितने भी जो स्तंभ दिखे उसके बारे में इसने उल्लेख किया है। तो 6 स्तंभों के बारे में उल्लेख किया है। इसके बाद जो है उसके अनुसार संपन्न लोग अस्पताल बनवाते थे, और यहाँ दवाई और भोजन की जो है निःशुल्क व्यवस्था थी। तो दवाई और निःशुल्क भोजन के बारे में जो है इसने बताया कि निःशुल्क व्यवस्था जो है करवाते थे। और जो है इन अस्पतालों को कौन बनवाता था? संपन्न लोगों के बारे में इसने बताया, क्योंकि शासक तो बनवाते ही थे और साथ में संपन्न लोग जो थे उस टाइम के, उन्होंने भी जो है ये दान पुण्य का काम किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसने जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा था, एक जो है क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु था तो बौद्ध भिक्षु से जो है इसने जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे यदि बौद्ध के रूप में पुनः जन्म लेना पड़े तो मैं मगध के अंदर ही अपना जन्म लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसने जो है अपनी इच्छा प्रकट की थी। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि किसने भी जो है अपने बौद्ध रूप में जो है मगध के अंदर जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, और आपके अंदर ऑप्शन दे दे, वेनसांग दे दे, इत्सिंग दे दे, सुंगयुन दे दे और एक फाइयान दे दे, तो आपको जो है फाइयान को राइट करना है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो है हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन के ऊपर। तो जहाँ पे हमने ये जो टॉपिक पूरा जो डिसाइड किया है वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और दूसरा जो है क्या क्या और जो मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। हम चलते हैं मैप के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, पहले भी हमने यात्रा के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो है इसने यात्रा अपनी की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसने यात्रा जो है चीन का प्रांत था, यहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करने के बाद जो है अपनी यात्रा करते हुए ये जो है भारत के ऊपरी भाग से हिमालय को पार करते हुए ऊपर से जो है यहाँ पे आया है जो मध्य एशिया का जो भाग है, आप देख सकते हो। मध्य एशिया से जो फिर ये खोतान आया, खोतान से जो है पेशावर में होते हुए तक्षशिला, कांधार होते हुए फिर ये यहाँ से अपने इंडिया के अंदर
एंट्री मारता है। फिर यहाँ से गंगा यमुना दोआब से होते हुए श्रावस्ती, मगध वगैरह होते हुए ये पूरा जो हमने बताया, जैसे कि इस तरीके से यहाँ से ये आता है। अब ये आ रहा है यहाँ से पेशावर होते हुए गंगा यमुना दोआब के अंदर आ गया है। अब ये श्रावस्ती आया है, इसके बाद वैशाली आया है, कुशीनगर आया है, मगध आया है। अब मगध और पाटलिपुत्र के अंदर ही जो है इसने संस्कृत को सीखा है 3 वर्ष रह के। अब ये वहाँ से चल के कहाँ आता है, यह आता है ताम्रलिप्ति। तो दोस्तों ये भी ताम्रलिप्ति आ गया है। अभी ताम्रलिप्ति में बैठ के इसने 2 साल तक अपने खूब जो है प्रतिलिपियाँ तैयार की। अब प्रतिलिपियाँ तैयार करने के बाद जो है अब ये वहाँ से जाता है, क्योंकि इसको जो है 14 साल जो है अपने इंडिया के अंदर हो चुके हैं। अब 14 साल होने के बाद जो है अब ये 3 साल के लिए बाहर जाता है। तो 3 साल के लिए बाहर कहाँ जाता है, तो ये सबसे पहले आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका आ गया है। अब श्रीलंका आने के बाद जो श्रीलंका से जाता है ये जावा सुमात्रा। आप ये देख सकते हो जावा सुमात्रा आया है। जावा सुमात्रा से घूमते हुए जो है फिर जब जाके जो है पूरा वापस से चीन पहुंच जाता है। इस तरीके से जो है अपनी यात्रा पूरी इसने कंप्लीट की है। तो 14 वर्ष जो है इसने भारत के अंदर बिताए और 3 वर्ष जो है जावा सुमात्रा श्रीलंका के अंदर इसने बिताए। इस तरीके से जो है उसने पूरी यात्रा अपनी की है। और जो दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसने विवरण और क्या क्या इसके संबंधित में है। अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है राइट आंसर यहाँ पे गेस करना है और बताना है। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि फाहियान ने जो है किस गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों आपको जो है इसके अंदर राइट आंसर को गेस करना है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर पता चल ही गया हो, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और आपको सभी को पता है कि 399 AD से लेके 414 AD तक इसने यात्रा की थी। और इसी बीच जो है यहाँ पे जब इसने यात्रा की थी उस टाइम पे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है यहाँ पे भारत के अंदर शासन था। और ये जो है गुप्त सम्राट थे। तो इन्हीं के दरबार मतलब इन्हीं के दरबार में तो नहीं, मगर इन्हीं के समकालीन जो है इन्होंने जो है यात्रा की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था उसी टाइम समय पे जो है फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। एक बात और मैं बता दूं कि फाहियान ने जो है नालंदा की भी यात्रा की थी। बट नालंदा की यात्रा तो की थी, मगर नालंदा के अंदर जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय जो बना, जो कि कुमारगुप्त के समय बना है, तो उसके बारे में तो कोई उल्लेख नहीं कर सकता है। और जब हेनसांग आता है तो उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि नालंदा का जो है इन्होंने यात्रा तो की है, मगर नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा जो है उसका विवरण नहीं कर सकते, क्योंकि कुमारगुप्त के समय बना है। और ये जो अपनी यात्रा कर रहे हैं ये विक्रमादित्य के समय इन्होंने यात्रा की थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम, जैसे कि हमने अब चर्चा की थी, चांडाल, कोड़िया और निःशुल्क चिकित्सालयों के बारे में उल्लेख किया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा किसने ये की है। तो दोस्तों आप सभी को गेस करना है राइट आंसर क्या है इसका। तो आप सभी का जैसे कि पता है कि फाहियान ने जो इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में हमने जो है हमने पहली स्लाइड में इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कोड़ियों के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है कोड़िया थी, जो है प्राचीन काल में गुप्त टाइम पे जो है जब जो है व्यापार वाणिज्य जब पूरी उन्नत अवस्था में नहीं था, तो उस टाइम पे जो है कोड़ियों का जो है लेन देन में जो दैनिक जो लेन देन होता था, जैसे कि कोई सा भी छोटा मोटा सामान जब खरीदना है इन लोगों को, तो जब ये कोड़ियों का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो है कोड़िया है, इनको जो है समुद्र से निकाला जाता था और जो है ये शायद मालाबार वगैरह यहाँ से ये सब चीज़ निकल के आती थी ये कोड़िया। और ये जो है बाज़ारों के अंदर चला करती थी, जिससे दैनिक वस्तुओं की पूर्ति इनसे की जाती थी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान ने किस स्थान पर बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के जुलूस के निकलने का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने चर्चा की थी सही, तो आपको सभी को राइट आंसर गेस करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पाटलिपुत्र और तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज और बोधगया, तीसरा है खोतान और पाटलिपुत्र, चौथा है पेशावर और खोतान। तो दोस्तों आप सभी को राइट आंसर पता चल ही गया होगा अब तक, तो गेस कर ही लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है खोतान और पाटलिपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पे जो है बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का जुलूस के बारे में जो उल्लेख किया है फाहियान ने किया है, और खोतान और पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देगा। फाइयान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, क्योंकि फाइयान ने क्या क्या विवरण दिया उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो फाइयान ने जो है भारत के अंदर कुल 14 वर्ष रहा, मतलब 14 वर्ष की यात्रा भारत के अंदर की, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। फाइयान ने 3 वर्ष ताम्रलिप्ति में रहकर संस्कृत भाषा सीखी तथा 2 वर्ष पाटलिपुत्र में रहकर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मगर आगे चलते हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा में तत्कालीन शासक का कोई उल्लेख नहीं किया, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय पे शासक थे, पर उनके बारे में इन्होंने कोई भी उल्लेख नहीं किया। इसके बाद फाहियान ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, ये वाला बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि फाहियान ने 3 वर्ष रहकर जो है पाटलिपुत्र के अंदर रहकर संस्कृत भाषा सीखी थी, और जो है 2 वर्ष ताम्रलिप्ति का वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के और वहाँ पे हरियाली वगैरह और पूरा माहौल और पूरा पर्यावरण देख के फिर वहाँ पे बैठ के इसने जो है अपनी प्रतिलिपियाँ तैयार की थी ताम्रलिप्ति में रह के 2 वर्ष में। तो ये आपका जो है दो वाला जो ऑप्शन है गलत है, तो इसका जो है राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कौन सा है जो है इसमें असत्य बताना है फाहियान के विवरण के संदर्भ में। फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया, बिल्कुल सही बात है। भारत में क्रय विक्रय के लिए जो कोड़ियों का प्रयोग होता था, तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा कर ही ली है। कोड़ियों को राष्ट्रकूट लेखों में करपदक कहा गया है, इसको हम छोड़ते हैं अभी। इसके अनुसार गया और कपिलवस्तु उछड़ चुके थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत आंसर दिया है इन्होंने, और इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट है। तो दोस्तों कोड़ियों को जो है किसके लेखों में करपदक कहा गया है, तो जो है गुर्जर प्रतिहार के लेखों के अंदर जो है करपदक कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि मुझे बौद्ध रूप में पुनः जन्म लेना पड़े तो मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा। उक्त इच्छा जो है कौन से यात्री ने प्रकट की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, ये हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है आपको कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट्स ज़रूर करें जो भी हम क्वेश्चन पूछे उसके में, जिससे हमको लगता है कि आप सीरियस कैंडिडेट है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो है इसका राइट आंसर ज़रूर बताना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। इसके बाद हम जो है हमारी जो है आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपकी हमारी जो है वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की और भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो आने वाली है उनको देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपकी जो है वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इसके अलावा हमारे जो है टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो इतिहास का गढ़, इतिहास का गढ़ नाम से आप सर्च कर सकते हो। इस तरीके से इतिहास का गढ़ नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे पोल क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको क्यूजेज मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको कई सारी बुक पीडीएफ मिल जाएंगी, और वहाँ पे आपको डेली के जो है पोल क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आने वाली और भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो की जिसमें टॉपिक पे आपको अगर कोई वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझना है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या आपको हमको जो है टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमको कांटेक्ट करके आप मैसेज करके हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।